सारांश अपने बीवी और दो बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया, जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से इस घर की कीमत इसके असल कीमत से काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है। पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पड़ते ही सारांश भड़क उठता है और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे, उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार-बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है, जो धीरे-धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा, जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तां नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया
जो किसी भी आम इंसान के जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी, जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी, जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले खिड़की से देख लेना चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है, जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है, जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से दो नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ
फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब दो लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता। हजारों साल पहले राजा विक्रम के पास एक चमत्कारिक बोतल थी। उसके अंदर एक जादुई औरत थी, जिसके जादू का इस्तेमाल राजा अपने दुश्मनों को मारने के लिए करता था। एक दिन राजा विक्रम के कहने पर उस औरत ने दरबार के एक पंडित को वो बेगुनाह होते हुए भी जहर दे दिया। पंडित ने मरते वक्त उस औरत को श्राप दिया, ए जादुई औरत, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब से जो भी व्यक्ति तुम्हें बोतल के बाहर बुलाएगा वो खुद तुम्हारा शिकार हो जाएगा। और अब से तुम जादुई औरत नहीं, शैतानी चुड़ैल बन के बाहर आओगी, बोतल की चुड़ैल। इस घटना के बाद राजा विक्रम ने उस बोतल को तहखाने में छिपा दिया। दिन बीतते चले गए। राजा बहुत नाखुश रहता, क्योंकि पंडित के श्राप देने के बाद उसने जादुई औरत को बाहर बुलाना बंद कर दिया था। एक रात जब राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसके भाई अकरम ने उसके महल पे आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ और राजा विक्रम हारने लगा। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोतल ढूंढने के लिए तहखाने की ओर भागा। बोतल तहखाने में एकदम अंदर छिपाई थी। राजा ने उस बोतल को लिया और खोलने ही जा रहा था कि एकदम से रुक गया। उसे पंडित का श्राप याद आया और वो डर गया, पर थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके वो बोतल खोलने का तय किया। उसने एक हाथ में बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ से बोतल के मुंह पर मारने लगा। कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल शुरू हुई। राजा को लगा कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आ जाएगी, पर अचानक बोतल का रंग बदल गया और देखते ही देखते बोतल से धुआं निकलने लगा। राजा विक्रम ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले नहीं होता था। लगता है ये उस पंडित के श्राप का ही असर है। मतलब अब इस बोतल से चुड़ैल निकलेगी। राजा विक्रम डर गया और उसने वो बोतल वहीं फेंक दी, पर धुआं फिर भी निकल रहा था। राजा दरवाजे की तरफ भागा,
पर दरवाजा अचानक से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर धुएं की ओर देखा। धुएं में एक चुड़ैल की परछाई दिखने लगी और उसके जोरों से हंसने की आवाज तहखाने में घूमने लगी। राजा विक्रम उस आवाज से और भी डर गया। अब धीरे धीरे धुआं कम हुआ और वहां एक खतरनाक चुड़ैल दिखने लगी। कैसे हो महाराज? बहुत दिनों बाद याद किया मुझे। आज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि किसे सजा देनी है, क्योंकि मैं जानती हूं आज मेरा शिकार आप खुद हो। आप खुद मेरे पास आएंगे या मैं वहां आऊं? खबरदार, जो तुम मेरे पास भी आई तो मैं तुम्हारा महाराज हूं। तुम मुझे नहीं मार सकती। आप उस बोतल की औरत के महाराज थे। मैं बोतल की चुड़ैल हूं और मेरा कोई महाराज नहीं है। जो भी मुझे बाहर निकालेगा वो मारा जाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल हंसने लगी। मैं कहता हूं वापस बोतल में चली जाओ। हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपने हाथों से उसे जकड़ लिया। राजा ने निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाया। चुड़ैल फिर से धुआं बन गई और राजा को लेकर उस बोतल में चली गई। बोतल पहले जैसी होकर वही तहखाने में पड़ी रही। बाहर दरबार में अकरम को नया राजा घोषित कर दिया गया। राजा विक्रम ये राज्य छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भागते तो निश्चित ही मेरे हाथों से मारे जाते। प्रधान जी, राज्य का प्रधान आगे आता है। अब मैं उस नायाब बोतल को देखना चाहूंगा जिसकी मदद से विक्रम ने इतनी लड़ाइयां जीती है। मैं भी उस जादुई औरत का करिश्मा देखना चाहूंगा। महाराज, उस बोतल को श्राप दिया है। जो कोई उसे खोलेगा वो उस चुड़ैल के हाथों ही मारा जाएगा। ये जरूर झूठ बोल रहा है। ये नहीं चाहता कि मैं उस बोतल को देखूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ और बोतल लेकर आओ। प्रधान ने 2 सैनिकों को इशारा किया और वो तुरंत जाकर तहखाने से बोतल ले आए। सैनिक ने प्रधान के हाथ में बोतल दी और प्रधान ने राजा अकरम को। अकरम ने बोतल ध्यान से देखी और फिर से प्रधान को देते हुए कहा, बाहर निकालो उसे। प्रधान डर गया और डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं नहीं जानता। राजा विक्रम ने हमें कभी नहीं बताया। मैं सब जानता हूं। ये सब तुम लोगों की साजिश है ताकि मुझे जादुई औरत ना मिले, लेकिन मैं इसे लेकर रहूंगा। राजा अकरम गुस्से में उठा और वो बोतल जमीन पर जोर से फेंक दी। दरबार के सभी लोग डरने लगे। बोतल जमीन पर गिरने के कारण वो टूटने लगी और एकदम से फट गई। फटने के कारण उसमें से धुआं निकलने लगा। उसे देख अकरम भी थोड़ा डरने लगा। पूरे दरबार में धुआं फैल गया और चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। धुएं के हटते ही जमीन पर राजा विक्रम की लाश दिखाई दी और उसके ऊपर पैर रखकर एक चुड़ैल खड़ी थी। उस चुड़ैल को देखकर दरबार के सभी लोग डर गए और महल के बाहर भागने लगे। एक और शिकार।
चुड़ैल ने राजा अकरम को उठा लिया और उसकी तलवार को लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चुड़ैल ने तलवार में राजा अकरम का सिर फंसाया और सिंहासन पर रख दिया। चुड़ैल अड़कर बाहर आई और अपने मुंह से आग बरसाकर पूरे महल को आग लगा दी। महल जलकर खाक होने लगा। चुड़ैल खुले आसमान में उड़ने लगी। चुड़ैल की बोतल टूटने की वजह से वो अब आजाद हो चुकी थी और अब जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मारने लगी थी। कोई मर्द नहीं बचेगा। आदमियों के यूं मरने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से समझना होगा। तो हुआ ऐसा कि रामपुर में एक रीता नाम की लड़की रहती थी, जो कि अपनी बहन को ढूंढते हुए इस शहर में आई थी। लेकिन रीता को इस शहर में भी उसकी बहन का कुछ पता नहीं चला। थक हार कर वो ये मान लेती है कि उसकी बहन अब उसे कभी नहीं मिलेगी और वो रामपुर में ही जॉब करने लगती है और वहीं उसे एक आकाश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। आकाश रीता से शादी के लिए पूछता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीता, जवाब दो। आकाश, तुम जानते हो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी फैमिली में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे परिवार वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अब रीता को आकाश बहुत समझाता है और फिर रीता शादी के लिए मान जाती है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद आकाश रीता को लेकर अपने गांव आ जाता है। रीता देखती है कि आकाश का घर बहुत सुंदर और बड़ा है। आकाश अब रीता को अपनी माँ सविता और पिता मोहन से मिलवाता है। तभी ऊपर के कमरे से किसी की रोने की आवाज आने लगी। रीता घबरा गई। तभी आकाश ने रीता को आवाज दी और अपने कमरे में लेकर गया। आकाश, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हम लोग शहर में ही फ्लैट में आराम से रह रहे थे ना। देखो रीता, हमारे गांव में बहुत शांति है और हम लोगों की नई नई शादी हुई है। यहाँ कुछ समय बिताकर वापस शहर चलेंगे। ठीक है आकाश, लेकिन ऊपर से वो आवाजें क्यों आ रही थी, जैसे किसी को वहाँ बंद किया गया हो। देखो रीता, इस गांव में आज से 10 साल पहले नगर वधु नाम की एक प्रथा थी, जिसमें गांव में आने वाली हर नई वधु को पूरे गांव के आदमियों के साथ सोना होता था। और ऐसे ही एक नई बहू ने इसका विरोध किया तो गांव वालों ने उसको जलाकर मार दिया और वो औरत चुड़ैल बनकर गांव के आदमियों को मारने लगी। तब एक तांत्रिक ने उस चुड़ैल को हमारे घर के सबसे ऊपर वाले रूम में कैद कर दिया, क्योंकि हमारा घर पूरे गांव में सबसे पवित्र माना जाता है। रीता आकाश की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी अचानक टेबल लैंप का शीशा टूट जाता है और रीता बहुत तेज डर कर चिल्लाती है। फिर से उसी दरवाजे को पीटने की आवाज तेज हो जाती है। आकाश रीता को समझाकर सोने को कहता है। रीता सोने का नाटक करके लेट जाती है, लेकिन दोबारा उस रूम से रोने की आवाज आने लगती है। रीता ध्यान से उस आवाज को सुनती है। रीता, रीता, गुड़िया, मेरी बहन, तू आ गई मुझे बचाने। मुझे इस कमरे से आजाद कर दे। मैं तेरी बहन रानी हूँ। इन गांव वालों ने मुझे जलाकर मार दिया। आओ रीता, आओ। अब रीता से रहा नहीं जाता
और वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर उस कमरे को देखती है। अब वो दरवाजा पीटना बंद हो जाता है और कमरे के अंदर से रानी के रोने की आवाज आती है। रीता उस कमरे को जैसे ही खोलती है, वो देखती है कि एक जली हुई लड़की शादी के जोड़े में जमीन पर बैठी है। अब चुड़ैल रीता को सारी बात बताती है कि आकाश और उसके घर वालों ने ही उसको नगर वधू न बनने पर जलाकर मार दिया था। दीदी, तुमको शांति कैसे मिलेगी? जब तक मैं इस गांव के हर उस आदमी को नहीं मार दूंगी जिसने मेरे साथ गलत किया, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मोहन अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सोया हुआ था और उसके कमरे में बहुत तेज हवा चलने के साथ सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। मोहन और सविता डर जाते हैं और बिस्तर से उठकर बैठ गए। तभी अचानक उनका बेड हवा में ऊपर उठने लगा। सविता बेड से नीचे गिर जाती है। मोहन और सविता डर कर चिल्लाने और रोने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब चुड़ैल मोहन के सामने खड़ी होती है। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। रानी बेटा, तुम मेरी बहू हो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रो और रो, चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर रो। तेरा चीखना सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है। तुझे मेरे साथ सुहाग रात मनानी थी ना? अब मना मेरे साथ सुहाग रात। मोहन, चुड़ैल को अपने सामने देखकर मोहन पसीने में भीग जाता है। अब चुड़ैल मोहन के सीने पर अपना पैर रखकर उसको मारने लगी और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद चुड़ैल मोहन के सीने पर चढ़कर बैठ जाती है और अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से उसका सीना फाड़कर उसका कलेजा खाकर उसका खून पीती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। रीता उसके ससुर का कमरा क्लीन करती है, जिससे किसी को पता ना चले कि उसके ससुर को चुड़ैल ने मार डाला है। तुम लोगों ने पापा को देखा है क्या? आज सुबह से दिखे नहीं मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कल माँ बोल रही थी ना कि पापा जी को कहीं बाहर जाना है, तो शायद वहीं गए होंगे। उसी रात गांव का मुखिया माखन सिंह एक हाथ में डंडा लिए हुए अपने खेत जा रहा होता है। तभी उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसको पायलों की आवाज भी आ रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सुकून की सांस लेकर जैसे ही आगे देखता है तो चुड़ैल उसके मुंह के पास खड़ी होती है और उसको लात मारती है, तो वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। माखन सिंह, मेरे साथ सुहाग रात मना। बहुत शौक है ना तुझे नई दुल्हनों के साथ सुहाग रात मनाने का? आजा, आना, आजा माखन सिंह। मुझे छोड़ दो रानी, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। इस गांव की प्रथा है जो मुझे निभानी पड़ी। मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जाने दो। अब चुड़ैल माखन सिंह का एक पैर पकड़कर उसको घसीटते हुए जंगल में ले जाती है और वो वहाँ उसको पेड़ से उल्टा लटका देती है और जादू से एक जले हुए डंडे से उसको पीटने लगती है। माखन सिंह रोते हुए बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके रोने और गिड़गिड़ाने का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। उल्टा चुड़ैल उसके रोने पर बहुत तेज तेज हंसती है, जिसको देखकर माखन सिंह बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर चुड़ैल माखन सिंह के साथ ऐसे ही खेलती है। उसके बाद वहीं उसको उल्टा लटकाकर नीचे आग लगा देती है। धीरे धीरे माखन सिंह पूरा जल जाता है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। इस बात से गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया।
उस चुड़ैल को मोहन के घर की ही किसी औरत ने आजाद किया है और वो औरत मोहन के घर में ही रहती है। ये बात सुनकर आकाश बहुत डर जाता है और सविता और रीता से घर से बाहर ना आने को कहता है। अब तांत्रिक फिर से हवन करता है और रानी की आत्मा को एक बोतल में बंद करके अपने झोले में रखकर रात में जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसके सामने रीता आ जाती है और वो रीता तांत्रिक के झोले से बोतल निकालकर फोड़ देती है। तांत्रिक रीता के सिर पर डंडा मारता है जिससे रीता बेहोश हो जाती है। तांत्रिक रीता को अपने कंधों पर लाद कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तांत्रिक, तूने पहले मेरे साथ गलत किया और अब मेरी बहन के साथ गलत करने के लिए उसको ले जा रहा है ना? अब बताती हूँ मैं तुझे। अब चुड़ैल तांत्रिक को हवा में उड़ा देती है और उसको बार बार जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। तभी पीछे से कुछ गांव वाले और आकाश भी आ जाता है और चुड़ैल को तांत्रिक को ना मारने के लिए कहने लगता है। चुड़ैल अब सबके सामने उस तांत्रिक की खोपड़ी को खा जाती है और उसके कलेजे को निकालकर उसे जला देती है। उसके बाद सबके सामने ही वो आकाश को हवा में उड़ा देती है। तभी रीता को होश आ जाता है और तब तक वहाँ सविता भी आ जाती है। दीदी, आकाश को छोड़ दो, वो मेरे पति है। नहीं रीता, ये आदमी नहीं दरिंदा है, तुम अभी इसको नहीं जानती। इसने ही मुझे मोहन के कमरे में बंद किया था और उसके बाद उसके पिता मोहन ने मेरे साथ दरिंदगी की थी। अब सब गांव वालों के सामने चुड़ैल आकाश का कलेजा निकालकर खा जाती है और उसको मार देती है। सविता अपने बेटे को ऐसे मरता देखकर पागल हो जाती है और सब गांव वालों को पता चल जाता है कि रीता उस चुड़ैल की बहन है। अब रीता सारे गांव वालों को ऐसी प्रथा बंद करने के लिए कहती है। सारे गांव वाले पहले ही बहुत डरे होते हैं, इसीलिए वो रीता की बात मान जाते हैं। रीता अब अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाती है और उसके बाद वो वापस शहर लौट जाती है। अचानक गौरव को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डरते हुए वो वापस कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन कार के सारे दरवाजे अचानक लॉक हो जाते हैं। ये क्या? दरवाजे लॉक कैसे हो गए? गौरव, ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अचानक कार बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चालू हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गौरव चिल्लाते हुए कार के पीछे भागता है। कार की स्पीड बढ़ने लगती है। रुको, अरे कार रोको, अरे कोई कुछ करो, तरुण, सविता! लेकिन कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अंधेरी रात थी। गौरव अपनी पत्नी सविता और बच्चों के साथ सविता के भाई के घर से लौट रहा था। उसके भाई का घर दूसरे शहर में था, इसलिए अभी उनको अपने घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे और लगने वाले थे। गौरव को रास्ता भी नहीं मालूम था, तो वो गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ रहा था। पर तरुण मैप देखने के बजाय गेम खेलने में लगा हुआ था। तरुण, तरुण, तरुण! हाँ हाँ पापा। हाँ के बच्चे, क्या कर रहा है? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ। तुझसे मैप देखने को कहा था ना। गेम तो तू घर जाकर भी खेल सकता है। अभी मैप देख ले सही से, वरना हम लोग घर नहीं पहुँच पाएंगे। अरे आप उसे डांट क्यों रहे हो? देख तो रहा है ना वो। तरुण बेटा, बता दो किधर जाना है। लेफ्ट। गौरव के डांटने के बावजूद तरुण गेम खेलना बंद नहीं करता, बल्कि वो गेम और मैप के बीच स्विच करके रास्ता बताता रहता है और इसी जल्दबाजी में वो एक गलत मोड़ बता देता है और वो उनका आखिरी मोड़ था, क्योंकि उसके बाद कोई मोड़ नहीं आता। लेफ्ट या राइट? राइट। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जहां गहरी चुप्पी थी। सिर्फ कार के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके फोन के नेटवर्क अचानक गायब हो गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदे शीशे पर थप थप करके गिर रही थी, जिससे सामने देख पाना मुश्किल हो रहा था। गौरव, ये मौसम अचानक इतना अजीब कैसे हो गया? हाँ,
बड़ी अजीब बात है, अभी तो आसमान में एक भी बादल नहीं था, और ये क्या? क्या हुआ? सामने देखो, ये रास्ता कितना सीधा है, कहीं कोई एक भी मोड़ नहीं। तरुण, जरा चेक कर बेटा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। पर पापा, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा पापा, ये रास्ता बहुत अजीब है। वो लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि ये क्या हो रहा है। तभी कार में पेट्रोल खत्म होने का साइन दिखने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज ही पेट्रोल फुल करवाया था। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। पापा, कार के बाहर देखिए, यहाँ हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। ये कैसी जगह है? मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो सब कार से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कहीं भी किसी इंसान या जानवर का कोई निशान नहीं था। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने अंधेरे का पहरा था। अचानक बिना किसी वजह के कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। गौरव, ये रेडियो ये खुद कैसे चालू हो गया? मुझे नहीं पता, ये सब बहुत अजीब है। सब वापस कार में बैठो। वो लोग वापस कार में बैठते हैं और रेडियो बंद करने की कोशिश करते हैं। रेडियो एक ऐसी आवाज के साथ बंद होता है जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। ये क्या था? हे भगवान, ये क्या चल रहा है? वो लोग रेडियो की बात समझ पाते इससे पहले ही अचानक कार के हर शीशे पर हाथों के निशान बनने लगते हैं, जैसे कोई बाहर से कार को छू रहा हो। गीली मिट्टी के निशान धीरे धीरे हर ओर छा जाते हैं, मानो सैकड़ों हाथ उनकी ओर बढ़ रहे हों। मम्मी, मम्मी, ये क्या हो रहा है? पापा, जल्दी चलो यहाँ से, प्लीज पापा, प्लीज। गौरव, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मगर कैसे? कार में पेट्रोल नहीं है और बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। गौरव ने तय किया कि वो कार के बाहर उतर कर देखेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नहीं नहीं, आप अभी बाहर मत जाओ, आप बाहर मत जाओ। तुम शांत रहो, मुझे देखने दो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बारिश के बीच बाहर कदम रखा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा और बारिश की तेज बौछारें थीं, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। डरते हुए वो वापस कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन कार के सारे दरवाजे अचानक लॉक हो जाते हैं। ये क्या? दरवाजे लॉक कैसे हो गए? गौरव, ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अचानक कार बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चालू हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गौरव चिल्लाते हुए कार के पीछे भागता है। कार की स्पीड बढ़ने लगती है। रुको, अरे कार रुको, अरे कोई कुछ करो, तरुण, सविता। लेकिन कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, फिर खुद ही उल्टी दिशा में पीछे हटती है। गौरव थका हुआ और घबराया हुआ कार के पास पहुंचता है और अंदर झांकता है, जहां सविता, तरुण और टीना घायल और सहमे हुए बैठे थे, और वो कार में बैठ जाता है। तुम लोग ठीक तो हो? पापा, ये सब मेरी गलती है। मैंने गेम के चक्कर में गलत मोड़ बता दिया था। हाँ, बहुत अच्छा किया। अब देखो कहाँ फंसे हैं हम सब तुम्हारी वजह से। अरे अभी उसे मत डांटिए, इस वक्त बस हमें सही रास्ता ढूंढने की जरूरत है। गौरव ने फिर से कार स्टार्ट की और वापस जाने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि जैसे ही इस बार उसने गाड़ी चलाई तो कार का पेट्रोल फिर से फुल हो चुका था। यहाँ से जल्दी चलिए पापा। हाँ, जल्दी। गौरव ने फौरन कार चलानी शुरू की और वापस उस तरफ चल निकला जहां से वो लोग आए थे। लेकिन तभी कार के ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया और कार की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सामने बार बार वही रास्ता आ रहा था। वहां का नजारा ऐसा था जैसे मानो वो लोग किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। अब हर बार यही कैसे आ जा रहे हैं? पापा, क्या हम कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे? इतना जैसे काफी नहीं था कि रेडियो
एक बार फिर से चालू हो गया। मुझे इस रेडियो की आवाज से बहुत डर लग रहा है। गौरव की कोशिशों के बावजूद कार लगातार उसी दिशा में घूमती रही जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। पर तभी अचानक कार को जोरदार झटका लगा, क्योंकि वो जाकर एक बोर्ड से टकरा गई। कार के रुकने से वो लोग घबराकर बाहर उतरे। ये सब क्या हो रहा है? हम कहां फंस गए हैं? तभी तरुण की नजर अपने मोबाइल पर गई और उसे हैरानी हुई कि उसमें अचानक नेटवर्क आ गया था। उसने तुरंत गौरव को दिखाया। गौरव ने एक आखिरी उम्मीद से सविता के भाई वरुण को फोन मिलाया। हेलो वरुण, अरे यार तुम। अरे जीजा जी, आप लोग 1 साल से कहाँ हैं? क्या 1 साल? हम तो बस 1 घंटे से ही बाहर हैं, बस यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं तो आप लोगों को 1 साल से ढूंढ रहा हूँ। पता चला आप उस जगह गायब हुए जहाँ भटके मुसाफिर गायब होते हैं। लोग कहते हैं कि उस जगह कोई पोर्टल है जो लोगों को किसी और दुनिया में ले जाता है। अब समझ में आया कि वो अलग दुनिया नहीं, अलग समय में ले जाता है। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो रात उन्हें बस 1 घंटे की लग रही थी, असल में वो 1 साल बीत चुका था। कोई मदद लेकर आओ प्लीज। जीजा जी, मैं आप लोगों के लिए कोई मदद नहीं भेज सकता। आप लोग अब अलग समय में हैं। गौरव ने फोन रख दिया। ये सब जानकर जैसे वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। उसने फैसला किया कि वो इस जगह से हर हाल में बाहर निकलेगा। उसने कार को पूरी स्पीड से दौड़ाना शुरू किया और सब लोग दहशत में बैठकर उसकी इस कोशिश को देख रहे थे। लेकिन तभी उनकी कार सामने से आती एक कार से टकरा गई। वो चारों इस हादसे में मारे गए। हालांकि सामने से आने वाला आदमी किसी तरह से बच गया। ये क्या था? हे भगवान, बचा लो मुझे। वो जान बचाने के लिए तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन बहुत दूर दौड़ने के बाद उसने पाया कि वो फिर उसी जगह पर लौट आया था जहां कार का हादसा हुआ था। अब वो भी उसी जगह पर फंस कर रह गया था। अजय लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सारे लाइट्स बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अजय, जल्दी से कुछ करो। तभी एक पल में लाइट वापस आ गई, लेकिन दोनों के होश उड़ गए। उनके कमरे का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। बिस्तर उल्टा पड़ा था, अलमारी गिर चुकी थी और कुर्सियां टूटी पड़ी थीं। ये सब कैसे हुआ? हम तो यहीं थे, फिर ये सब कब हुआ? अजय, ये घर ठीक नहीं है। पर क्या वो लोग भाग पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। आज अजय और मीरा अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, जो उन्हें उनके डीलर दोस्त रमेश ने दिलवाया था। थैंक यू सो मच रमेश, तूने इतना बढ़िया घर इतने सस्ते में दिला दिया। अरे अजय, दोस्त को थैंक यू बोल रहा है, पागल है क्या? नहीं, पर सच में यार, तूने हमारी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। अच्छा चलो, आप लोग आराम करो, मैं चलता हूं। रमेश चला गया और अजय और मीरा टीवी देखने लगे। टीवी देखकर उन्होंने रात का खाना खाया और सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। मीरा, ये घर कितना शांत और सुकून से भरा है ना? हाँ बिल्कुल, रमेश भाई साहब ने वाकई बहुत अच्छा घर दिला दिया। दोनों बिस्तर पर लेटे अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें टीवी की आवाज सुनाई दी। अरे, हमने टीवी तो बंद कर दिया था ना? हो सकता है भूल गए होंगे, रुको मैं देखता हूँ। अजय उठकर लिविंग रूम में गया, जहाँ टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि टीवी चालू है, लेकिन उसे याद था कि उसने इसे बंद किया था। उसने रिमोट से टीवी दोबारा बंद किया और वापस बेडरूम में लौट आया। पता नहीं अपने आप कैसे ऑन हो गया। हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल ग्लिच होगा। चलो आप सो जाओ। दोनों फिर से सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से टीवी की आवाज सुनाई देने लगी। अजय फिर से उठकर लिविंग रूम में गया। इस बार जब उसने टीवी बंद करने की कोशिश की, तो टीवी अपने आप फिर से चालू हो गया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। टीवी पर बहुत सारे चैनल अपने आप बदलने लगे और स्क्रीन पर अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। ये क्या हो रहा है?
टीवी बंद नहीं हो रहा है और ये देखो टीवी पर आ क्या रहा है। तभी अचानक टीवी से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई और अजय ने घबराकर टीवी का प्लग ही निकाल दिया और तब जाकर टीवी बंद हुआ। वो दोनों सहमे हुए तेजी से कमरे में लौट आए। दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन एक अजीब सा डर उनके दिल में बैठ चुका था। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने पाया कि अजय बिस्तर पर नहीं है। उसने अजय को आवाज दी तो बाथरूम से उसकी आवाज आई, मैं बाथरूम में हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, लेकिन अजय बाथरूम से बाहर नहीं आया, बल्कि वो कमरे के बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। तुम बाहर से कैसे आ रहे हो? तुम तो बाथरूम में थे ना? क्या बकवास कर रही हो मीरा, मैं तो अभी नीचे से आया हूँ। मीरा का गला सूख गया और वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसके बाद वो लोग फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठ गए। दोनों ने नाश्ता खत्म किया और पड़ोसियों से मिलने पहुंचे। नमस्ते, हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, आप आइए हमारे घर। ना, माफ कीजिए, आज बहुत काम है। अजय और मीरा को उनका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उन्होंने उसे इग्नोर किया और दूसरे पड़ोसी के पास चले गए। नमस्ते, हम आपके नए पड़ोसी हैं। चाय पीने आइएगा, इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। जी जरूर, पर अभी तो मैं बैंक जा रहा हूँ। अजय और मीरा को ये थोड़ा अजीब लगा। लगातार सभी पड़ोसी कोई ना कोई बहाना बना रहे थे और वो बहाने भी बिल्कुल बनावटी लग रहे थे। क्या ये लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों ने इस बात को नजरअंदाज किया। फिर अजय घर के लिए एक काम वाली ढूंढ कर लाया। ये घर? हाँ, ये घर। ऐसे क्यों चौंक रही हो? काम वाले की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। अचानक वो पीछे हटने लगी। मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ? क्यों नहीं? मुझे जाने दो, मैं कहीं और काम कर लूंगी, लेकिन इस घर में नहीं। पर क्यों? तुम बताओ तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? काम वाली कुछ नहीं बोली, बस डर के मारे भागती चली गई। जाते जाते वो बस एक ही बात बुदबुदा रही थी। न जाने ये लोग इस घर में कैसे रह रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, इन्हें डर नहीं लगता क्या? ये सब क्या हो रहा है? इस घर में ऐसा क्या है जिससे सब डर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे भी कुछ अजीब महसूस होने लगा है। उसी रात की बात है। वो लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या करना चाहिए। दोनों हॉल में कुछ काम कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। तभी उनके कानों में एक तेज और साफ आवाज गूंजी। मम्मी, पापा। अजय, ये किसकी आवाज थी? पता नहीं, चलो देखते हैं। दोनों घबराते हुए तुरंत अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दोनों हैरान थे, पर उससे भी ज्यादा डरे हुए थे। और तभी अचानक घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगी। अजय लाइट चेक करने लगा। अजय, ये क्या हो रहा है? लाइट्स ऐसे क्यों कर रही हैं? ये लाइट्स ब्लिंक क्यों कर रही हैं? मैं देख रहा हूँ, शायद कोई फॉल्ट हो गया होगा। अजय लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक ही पल में लाइट वापस आ गई, लेकिन जैसे ही लाइट आई दोनों के होश उड़ गए। उनके कमरे का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। बिस्तर उल्टा पड़ा हुआ था, अलमारी गिर चुकी थी और कुर्सियां टूटी पड़ी थी। ये सब कैसे हुआ? हम तो यहीं पर थे, फिर ये सब हुआ कब? अजय, ये घर ठीक नहीं है। यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। चलो यहाँ से। अजय और मीरा अब हद से ज्यादा घबरा चुके थे। वो तुरंत घर से बाहर भागे। चलो मीरा, जल्दी भागो। इस घर में हम और 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक लोगों के रोने की आवाज आने लगी। उनकी सांसें थम गई और दोनों चीखने लगे। वो लोग जैसे तैसे घर से बाहर आए। दोनों पास के घरों की ओर भागे और एक पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे क्या हुआ? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? भाई साहब, हमारे घर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या है वहाँ। अरे आपने वो घर लिया ही क्यों?
आपको पता नहीं है क्या कि वो घर कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। उसे शैतान का घर कहा जाता है। वहाँ कोई नहीं रह सकता। आपके डीलर ने आपको बताया नहीं क्या? अजय ने तुरंत रमेश को फोन लगाया, लेकिन फोन उसके असिस्टेंट ने उठाया। अजय ने उसे पूरी बात बताई और रमेश से बात कराने को कहा, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा उससे अजय का खून खौल उठा। सर, रमेश सर तो अभी एक मीटिंग में हैं, पर उनको इस घर के बारे में सब पता था। लेकिन रमेश ने ऐसा क्यों किया, ये तो मुझे नहीं पता। ये सुनकर अजय और मीरा को समझ में आ गया कि रमेश ने जानबूझकर उन्हें इस घर में फंसाया था। लेकिन क्यों, यही जानने के लिए वो दोनों रमेश के घर की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ताकत ने उन्हें अंदर वापस खींच लिया। नहीं! और उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था। अचानक एक रोशनी हुई। ऐसा लगा जैसे सामने कोई मशाल लिए खड़ा है। अजय और मीरा ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अजय, कुछ करो! ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खुल जा! लेकिन इतने में वो मशाल उन तक पहुंच गई। वो किसी के हाथ में नहीं, बल्कि हवा में थी। अजय और मीरा कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो मशाल अचानक जमीन पर गिर पड़ी और फ्लोर पर आग लग गई। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल गई। अजय और मीरा ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। कुछ देर उनकी चीखें हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया और वो घर फिर पहले जैसा हो गया, एक नए शिकार के लिए तैयार। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कम से कम मेरा नहीं, मेरे बच्चे का तो ख्याल करो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हमारी बहू बेटियों पर काला जादू करती है, हमारे गांव पर अपनी बुरी नजर रखती है। आज तो तेरा खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और उसका दोस्त साजिद एक गर्भवती महिला को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहे थे। वो एक गर्भवती औरत थी और उसका बच्चा 8 महीने का हो चुका था। उस औरत ने लगातार गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उस पर दया नहीं आई और उन लोगों ने उस औरत को वहीं जंगल में जिंदा दफन कर दिया। अरे अब्दुल मियां, इस औरत की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस औरत के पेट में बच्चा भी था। कहते हैं कभी भी गर्भवती औरत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। अरे अंजाम तो भयानक तब होता अगर हम इस प्रेग्नेंट चुड़ैल को सही समय पर पकड़कर ना दफनाते, वरना ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव में और क्या-क्या कलेश करवाती। उस रात वो सभी अपने घर चले गए। इस घटना को अब 1 साल बीत चुका था। आज अब्दुल एक बारात से अपने घर लौट रहा था। गांव से बाहर निकलने और गांव में दाखिल होने का बस एकमात्र रास्ता था और वो है जंगल का रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र था जो गांव को बाहरी रास्तों से जोड़ता था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अब्दुल अपनी साइकिल पर सवार मस्त मौला अंदाज में गांव की तरफ आ रहा था कि तभी वो जंगल में पहुंचता है और कुछ देर तक अपने सामने उस जंगल के गुफ्त सन्नाटे और पसरे कोहरे को गौर से देखता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, हे ऊपर वाले, उत्साह में मैं तो ये भूल ही गया कि गांव जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना होगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और कोई दिखेगा भी कैसे, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। खैर, जब 10 किलोमीटर का सफर तय कर ही लिया है तो ये 2 किलोमीटर का जंगल पार करने में क्या दिक्कत है। ऊपर वाले का नाम लेते हुए आगे बढ़ता हूं। खुद से बस यही बोलता हुआ अब्दुल आगे बढ़ जाता है। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद
जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचता है, तब अचानक से उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई पीछे से लगातार उसकी साइकिल को पकड़ रहा है। अचानक से अब्दुल अपना बैलेंस खो देता है और साइकिल से नीचे की तरफ जा गिरता है। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरता है, एक तेज रफ्तार में उसकी साइकिल सरकती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना, आज ना जाने क्या होने वाला है। अब्दुल तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो गुफ्त सन्नाटा उसकी रगों में डर के तूफान को और बढ़ा रहा था। तभी तेज बिजली कड़की और अब्दुल अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम स्थिर खड़ा हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो तेज किलकारी लगाते हुए हंस रहा था। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब्दुल भागने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे ठीक अपने पीछे से एक औरत की आवाज आती है। रुक जा हत्यारे! अब्दुल की सांसें तेज होने लगती है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक औरत पुतले के समान खड़ी अब्दुल को घूर रही है। तुम तो वही हो ना जिसे हमने पिछले साल मार दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे? तू बस यही सोच, मैं मरने के बाद भी दोबारा कैसे लौट आई। आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब तक वो खुद के लोभ को पूरा नहीं कर लेती। मैं पिछले 1 साल से इसी जंगल में तेरा इंतजार कर रही थी और आज रात वो घड़ी आ चुकी है जब मेरा मकसद और तेरे पाप का प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होगा। देखो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? और वो भी तुझे? अगर एक बार ये सब मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसके जन्म से पहले ही तूने उसे मार दिया। देखो, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर दो और जाने दो। अच्छा, तो ये सब अनजाने में हुआ? क्या तूने मुझे माँ भी अनजाने में बनाया? और आखिर में गांव वालों को तेरे इस नाजायज औलाद का पता ना चल सके इसलिए तूने धोखे से हमें मार दिया? क्यों, कुछ याद आया? तूने शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ चक्कर चलाया, मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझको प्रेग्नेंट करके आखिर में मार दिया ताकि तेरा ये घटिया रूप गांव वालों के सामने ना आ सके। और तूने ये बहाना दिया कि मैं गांव वालों पर काला जादू करती थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने मुझे मारा था। ये दास्तां सुनने के बाद अब्दुल डरकर तेजी से वहां से भागने लगा, लेकिन तभी अचानक अब्दुल सामने एक गहरे दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगता है। अब्दुल बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन वो अंदर धंसता चला जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जब तेरा पुनर्जन्म होगा, यानी अगले जन्म में इस चीज का ख्याल रखना। इस जन्म में तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धंस जाता है और तभी
उसके आसपास खून बहने लगता है। एक छोटा बच्चा उसी दलदल के अंदर से उसके जिस्म को नोच रहा था। अब्दुल चीखता है, चिल्लाता है और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उसी दलदल में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक शादी के दौरान पूरी की पूरी बारात ही एक साथ गायब हो जाए तो? यकीन करेंगे आप, आज की हमारी ये कहानी कुछ इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं। 27 दिसंबर 2019 की ये तारीख, जब पार्थ की शादी होनी तय हुई थी। सारी तैयारियां जोरों से चल रही थी। शादी की रात शहनाइयों और बाजे के साथ बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। मंडप किसी महाराजा की शादी जैसा सजा था। सब बहुत खुश थे। फेरों के लिए पार्थ तैयार था और उस वक्त उसकी दुल्हन मोहिनी भी हल्के कदमों के साथ थोड़े शर्मीले अंदाज में मंडप पहुंचती है। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल लग रही हो। क्या बात है? मोहिनी कुछ जवाब नहीं देती, बस हल्का मुस्कुराती है और मंडप में दाखिल होती है। इसके बाद शादी की विधि शुरू कराई जाती है। फेरे होते हैं और सारी रस्मों के साथ पार्थ और उसकी दुल्हन मोहिनी की शादी संपन्न होती है। तभी अचानक से पूरे वेडिंग हॉल की लाइट्स एक साथ चली जाती है और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाता है। सारे बाराती हल्ला मचाने लगते हैं और इसी बीच पार्थ मोहिनी से कहता है, मोहिनी, तुम ठीक हो? ना जाने ये लाइट्स कैसे चली गई। लेकिन मोहिनी की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। खैर, वो इस बात को अवॉइड करते हुए तुरंत बाहर खड़े इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है। अरे सुरेश, यार ये लाइट्स कैसे चली गई अचानक? ऐसी लापरवाही तुम लोग कैसे कर सकते हो? अरे क्या साहब, आप भी कैसा मजाक करते हो? मैं तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा हूँ। मुझे तो साफ दिख रहा है कि लाइट्स तो है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक लाइट्स वापस आ जाती है और फोन भी कट जाता है। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठा। लेकिन जब सुरेश गौर से अपनी नजर घुमाता है, तब वो एकदम भौचक्का रह जाता है। पूरा वेडिंग हॉल खाली था। सारे बाराती गायब थे। अरे, सब के सब कहां गायब हो गए? तभी पार्थ को उसके पीछे पायल खनकने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है दुल्हन बनी मोहिनी घूंघट किए उसके करीब आ रही थी। मोहिनी, ना जाने ये सारे लोग कहां चले गए। चलो पहले चलकर इनको देखते हैं। पार्थ ने इतना कहा, लेकिन मोहिनी ने इस पर जरा भी रिएक्ट नहीं किया और शांत खड़ी रही। पार्थ उसके करीब जाता है और उसे हिलाने लगता है, लेकिन तब भी मोहिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अगले पल वो चुपचाप एक ओर जाने लगी। मोहिनी, ये क्या बिहेवियर है? कहां जा रही हो तुम? मोहिनी इस बार भी कोई जवाब नहीं देती और धीरे धीरे एक तरफ जाने लगती है। पार्थ भी उसके पीछे जाता है और कुछ देर बाद मोहिनी अपने कमरे में जाती है और वो इशारे से पार्थ को अंदर बुलाती है। पार्थ कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो अंदर चला जाता है, जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लेकिन आखिरी भूल थी। वो अंदर कमरे में दाखिल होता है और तभी उसे कमरे में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। तभी पार्थ को मोहिनी का वॉइस मैसेज आता है। सॉरी पार्थ, बारिश में फंसी हूँ, थोड़ा संभाल लेना।
ये सुनते ही पार्थ के होश उड़ जाते हैं। उसे अभी भी सामने मोहिनी दुल्हन के रूप में उल्टी तरफ मुंह किए खड़ी दिख रही थी, जिसने तो अभी फोन लिया भी नहीं। फिर ये सब कैसे हो सकता है? पार्थ एक बार कमरे के बाहर जाकर माहौल का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके मन में ये विचार आया ही था कि कमरे का दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाता है और साथ ही सामने खड़ी मोहिनी भी इस तरफ घूमती है। जैसे ही मोहिनी घूमी, उसके सिर से घूंघट उतर गया और उसकी आंखें एकदम काली हो गई। वो बिल्कुल एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके दांत जबान से बाहर निकल आए थे और सिर के बाल बड़े होने लगे। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम मेरी मोहिनी के लिबास में मेरे साथ ये छल क्यों कर रही हो? बहुत शौक है ना तुझे हर लड़की को बीवी बनाने का? मुझे भी शादी के झूठे वादे देकर घर से भगा ले आया और ऐन मौके पर मुझे धोखा देकर भाग गया। तुम स्नेहा हो? लेकिन तुमने तो खुदकुशी। हाँ, मैंने खुदकुशी कर ली क्योंकि जो सपना मेरा जीते जी पूरा नहीं हुआ अब मरने के बाद होगा। अब तुझे मरना होगा। इसके बाद एक फांसी का फंदा अचानक से पार्थ के गले में फंसता है और पार्थ सीधा ऊपर टंगे झालर से फांसी खाता है और तड़पते तड़पते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर में उसकी मंगेतर मोहिनी भी उस कमरे में पहुंचती है, लेकिन उसे भी पार्थ के लटके शव से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चुड़ैल बनी दुल्हन और उसने एक छल से अपना पुराना हिसाब लिया। सवाई माधोपुर में गोपाल सिंह का राजघराना आजादी के 75 साल बाद भी आज वही शाही जिंदगी जी रहा था। आम जनता के लिए वही वहां के राजा और प्रजापालक हैं। गांव में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं की पुलिस तक खबर पहुंचने के पहले ही उसका निराकरण कर देते। उनका बेटा राज प्रताप अभी हाल ही में यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी कर यहां अपने पिता के साथ हाथ बटाने के लिए आ गया था। डाइनिंग टेबल पर लंच करते हुए ठाकुर गोपाल सिंह अपने बेटे से बोले, बेटा, मुझे तो लगा ही नहीं था कि एक बार विदेश जाने के बाद तुम लौट कर आओगे। अच्छा है, तुम्हें भी अपने पूर्वजों की मान मर्यादा और उनके गौरव का ध्यान है। पिताजी, जो बात अपने देश की मिट्टी में है वो विदेश में कहां? मैं यहीं आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। तो बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? पिताजी, आजकल रॉयल फैमिलीज अपने किलों को रेनोवेट कर शादी और स्टे के लिए उसे रिजॉर्ट में बदल देते हैं। वैसे तो राजस्थान में इस तरह की कई सारे रिजॉर्ट हैं, मगर मैंने सोचा है कि हमारा जैसलमेर का जो किला है उसे पूरी तरह से रिनोवेट करवाकर रिजॉर्ट बनवाया जाए ताकि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। वैसे भी जैसलमेर में टूरिस्ट लोगों का बहुत आना जाना रहता है। राज प्रताप की बात सुनकर गोपाल सिंह बहुत तेज गुस्सा हो गए और अपने खाने की थाली पर से उठकर बोले, बेटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है यहीं सवाई माधोपुर में करो। जैसलमेर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। भूल जाओ कि वहां पर हमारी कोई हवेली भी है। अपने पिता को इस तरह गुस्सा देखकर राज हैरानी से अपनी मां की तरफ देखने लगा, मगर ठकुरानी कलाबाई भी समझ नहीं पाई कि जब भी जैसलमेर की बात होती है तो गोपाल सिंह इस तरह गुस्सा क्यों हो जाते हैं। मां, अब आप ही पिताजी को समझाइए। बेटा, तेरे पिताजी ने एक बार किसी चीज के लिए मना कर दिया तो फिर उन्हें हाँ करवाना नामुमकिन रहता है। भूल जाओ उस प्रोजेक्ट को। कहकर कला देवी वहां से चली गई, मगर राज प्रताप के मन में अभी भी उसी हवेली को रेनोवेट करने का ख्याल था। जिद में हम आपके ही बेटे हैं पिताजी, आप हाँ करें या ना करें, कल से उस महल का रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा। राज प्रताप ने अपनी जिद में आकर उस महल में अपने पिता को बताए बिना काम चालू करवा दिया था, मगर उस महल में कुछ ना कुछ घटनाएं अक्सर हो जाती। काम करते हुए मजदूर को अपने आसपास किसी साए के होने का एहसास होता
या फिर कई बार बना हुआ स्ट्रक्चर ही गिर जाता। एक बार ऐसे ही एक मजदूर दीवार की चुनाई कर रहा था। अचानक ही वहां पर तेज हवा आंधी होने लगी और घुंघरू के झंकार के बीच उस मजदूर का थोड़ा सा ध्यान भटका। वह छत की मचान से जमीन पर गिर गया। वहीं उस मजदूर की मौत हो गई। दूसरे मजदूरों ने जब उसे जमीन पर गिरते देखा तो शोर मचाकर उसके आसपास इकट्ठा हो गए, मगर देखते ही देखते उसके शरीर से निकला हुआ खून जो जमीन पर फैला हुआ था उसके शरीर के साथ ही गायब हो गया। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की मौत इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा करती जितना बड़ा बवाल लाश का गायब हो जाना कर देती है। यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखे हो? जाओ अपना काम करो। साहब, चांद माल ऊपर से गिरकर मर गया, मगर उसकी लाश गायब है। कितनी बार कहा है नशा कर कर कंस्ट्रक्शन साइट पर मत आया करो। यदि चांद माल ऊपर से गिरा होता तो उसकी लाश यहीं होती। उसकी लाश क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बिना सर पैर की बातें मत किया करो। जाओ जाकर अपना काम करो। मगर मैनेजर की बात पर मजदूरों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सामने उनके साथी की लाश गायब हुई थी। वो सब लोग तुरंत ठाकुर सिंह के पास पहुंचे और उन सारी घटना की जानकारी दी। मजदूर की बात सुनकर गोपाल सिंह ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और गुस्से में बोले, तुम्हें मना किया था ना उस महल को भूल जाओ, मगर फिर भी तुमने वहां पर कंस्ट्रक्शन काम क्यों चालू किया? देखो आज क्या हो गया। हाँ पिताजी, मुझे मैनेजर ने बताया, मगर आप खुद सोचिए ना, यदि कोई मजदूर मरा होता तो उसकी लाश कहाँ जाती? मुझे लगता है इस अफवाह में किसी बिजनेस राइवल का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा कि हम लोग वहां पर रिजॉर्ट बनाए। तुम्हें कुछ भी नहीं पता बेटा, हम क्यों मना कर रहे हैं। आज और अभी से वहां पर कोई मजदूर काम नहीं करेंगे। ठाकुर गोपाल सिंह के मना करने पर कोई भी मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं गया, मगर राज प्रताप ने भी जिद में आकर पूरे महल को रिनोवेट करवा दिया। मजदूरों को महल में से एक तहखाना मिला जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती गहने और हीरे जवाहरात थे। राज प्रताप वो गहने अपने साथ लेकर महल आ गया। किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। उस रिजॉर्ट की ओपनिंग पर जब राज प्रताप ने अपने घर के लोगों को इनविटेशन दिया तो ठाकुर गोपाल सिंह ने उस रिजॉर्ट में पैर रखने से भी मना कर दिया। मगर उनकी पत्नी कला देवी उस रिजॉर्ट में पहुंची। पंडित जी द्वारा पूजा संपन्न करने के बाद पूरे रिजॉर्ट में गंगा जल छिड़कने के लिए दिए गए। जो मजदूर गंगा जल छिड़क रहा था उसे तहखाने के करीब वाले कमरे में एक तेज झटका सा लगा और वो जमीन पर तड़पते हुए गिर गया और उसका भी धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ पंडित जी ने बुरी नजर से बचने के लिए एक कपड़े में नारियल और अक्षत और मूली का धागा दिया। मुख्य दरवाजे की चौखट पर इसे बांध दो। राज प्रताप ने उनके कहे अनुसार जैसे उसे मेन डोर पर बांधा, उस कपड़े में आग लग गई और नारियल जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो नारियल गिरा, ऊपर से पूरी तरह काला था और उस पर कीड़े चल रहे थे। ये क्या अपशगुन हुआ है पंडित जी? मॉम, आप भी ना कितना सोचती हो, दुकानदार ने खराब नारियल दिया होगा। और वो आग, उसके बारे में क्या बोलते हो बेटा? तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे थे। मैं ही गलत थी जो तुम्हारा साथ देने यहाँ आ गई। मैं अपनी बहू को लेकर वापस जा रही हूँ। तुम्हें यदि यहाँ रुकना है तो रुक सकते हो। कला देवी अपने परिवार के सदस्यों को लेकर वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ सवाई माधोपुर की महल पर काले बादल छाए हुए थे और किसी की जोर से हंसने की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। जैसे ही वह आवाज ठाकुर गोपाल सिंह के कानों में पड़ी, कौन है यहाँ जो इस तरह जाहिलों की तरह हंस रहा है? तभी घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी पूरी दूर धुआं उठने लगा और ठाकुर गोपाल सिंह की आंखों के आगे उस धुएं से राजपूती महिला का शरीर बन गया, जिसे देख वह हैरानी से बोले, चंद्रमुखी, तुम पहचान लिया गोपाल जी मुझे? हाँ, मैं चंद्रमुखी, आपकी पहली पत्नी। तुम राज की गलती से आजाद हो गई हो, मगर इस बार तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि कभी लौट कर नहीं आओगी। तुम क्या मेरा बंदोबस्त करोगे? इस बार मैं मुक्त होंगी। अपना बदला लेकर हमेशा के लिए इस लोक को छोड़कर चली जाऊंगी। कला जी और उनका पूरा परिवार वहां आ चुका था। चंद्रमुखी को देखकर कला जी बोली, चंद्रमुखी, तुम तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी ना, फिर कैसा बदला? तुम भी इसकी बातों में आ गई। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी।
उनका भी धन हड़पने की नीयत से इनके माता पिता ने जबरन इनकी शादी मुझसे कराई। ये शहर में पढ़े लिखे, उनके तौर तरीके अलग थे, मगर मैं गांव की सीधी साधी लड़की। मगर जब ये मेरे साथ खुश नहीं रह पाए तो इनकी माँ और इन्होंने मुझे जैसलमेर के महल के तहखाने में जिंदा ही दफन कर दिया था। भूख प्यास से हाल बेहाल हो गया था, तड़प तड़प कर मरी। इन लोगों ने धन के लालच में मुझे मारा था, तो उसी धन में मेरी रूह बंध गई। जब उस महल में मेरी आत्मा भटकने लगी तो तांत्रिक से मुझे वहां पर बांधकर ये लोग यहाँ आ गए, मगर इसी के बेटे ने मुझे आजाद किया, तो उसी धन्यवाद में मेरी रूह बंध गई। ये भी शायद ईश्वर की मर्जी थी कि मैं अपना बदला ले सकूं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि ये मेरे सुहाग हैं। सुहाग तो ये मेरा भी है, मगर ऐसे इंसान की सुहागन होने से अच्छा है कि विधवा हो जाओ। कहते हुए चंद्रमुखी भयानक रूप में परिवर्तित हो गई और उसने गोपाल सिंह को गर्दन से उठाया और एक झटके से उसकी गर्दन अलग कर उसके शरीर में आग लगा दी। जैसे जैसे गोपाल का शरीर जल रहा था, चंद्रमुखी को मुक्ति मिलने लगी। मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये धन श्रापित नहीं है। तुम लोग इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। कहते हुए वो धुआं बनकर गायब हो गई। राज प्रताप ने वो पूरा धन गरीबों की भलाई के लिए लगा दिया और जैसलमेर के रिजॉर्ट से होने वाली पूरी कमाई चंद्रमुखी नाम के ऑर्फनेज के लिए देने लगा। अंधेरी रात थी। एक लड़की सड़क पर भागती चली जा रही थी। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। भागते भागते उसकी सांस इतनी फूल चुकी थी कि अब उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसे सामने एक घर दिखाई दिया। हे भगवान, मुझे बचा ले। आज के बाद मैं रात में घर से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। दूर से ही देखने में पता चल रहा था कि वो घर अबेंडेंड है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो लड़की उस घर के अंदर घुस गई और दरवाजे बंद कर लिए। पर वो गुंडे इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। वो लोग दरवाजे को बुरी तरह से पीटने लगे। लड़की सहम चुकी थी। उसे डर था कि ये दरवाजा टूट जाएगा, पर तभी उन लोगों ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया। लगता है चले गए। खिड़की से देखती हूँ। लड़की ने खिड़की से झांक कर देखा तो उन गुंडों की लाश जमीन पर पड़ी थी। वो हैरान रह गई कि इन लोगों को किसने मार दिया। तभी उसके दिमाग के अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। कौन है? कौन है यहाँ? मार डालो, खुद को मार डालो। ये सुनते ही उस लड़की का जैसे मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो अपना सिर बुरी तरह से दीवार पर मारने लगी और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कई साल गुजर गए और फिर प्रियम नाम के एक आदमी ने उस घर को खरीद लिया। उसके साथ उसकी पत्नी नीलम, छोटा भाई शिवम, बेटा राज और बेटी रीना भी थे। भैया, आप तो कह रहे थे कि आप इस घर को फिर से बनवाएंगे, पर ये तो पहले जैसा ही है। हाँ, सोचा तो था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यही ठीक है, सिर्फ रेनोवेट करा लेता हूँ। पर भैया, ये घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ नहीं है। आप इसे वास्तु के हिसाब से बनवा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या शिवम, तुम भी बूढ़ों वाली बातें करते हो। इंसान के घर उसके अपने हिसाब से होना चाहिए, ना कि वास्तु के हिसाब से। ये सब ढकोसले हैं। नहीं, शिवम सही कह रहा है। घर तो वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए। घर में फर्नीचर भी वास्तु के हिसाब से नहीं रखा है और ना पूजा का कमरा सही जगह पर है। कम से कम इसे चेंज तो कर लेते हैं। ओ प्लीज, तुम लोग बस करो। मुझे लगा था कि मेरी फैमिली मॉडर्न है, पर तुम लोग तो गए गुजरे हो बिल्कुल। पूजा करवा दी थी, वही बहुत है। प्रियम घर का मुखिया था और उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। घर जैसा था वैसा ही रहा। रीना, चल छत पर चलते हैं, वहीं खेलेंगे। नहीं, मम्मी ने छत पर जाने से मना किया है। अरे डरपोक, कुछ नहीं होता, चल चलते हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ। तो चल। राज और रीना छत की तरफ चल दिए। जैसे ही वो छत पर पहुँचे,
अचानक दोनों को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अब तुम्हारी बारी। राज, ये कैसी आवाज है? कोई हमें बुला रहा है। हाँ, कहीं पापा तो नहीं बुला रहे? ये उनकी आवाज नहीं है, ये तो यहीं कहीं पास से आई है। तभी दोनों ने छत के कोने में देखा। उन्हें वहाँ एक काले साए जैसा कुछ दिखा। वो एक बंदर था जो कि उन्हें घूर रहा था। राज और रीना दोनों घबराकर तुरंत भागे, लेकिन तभी छत का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बंदर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रीना, ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? अब क्या करें? वो बंदर हमारी तरफ आ रहा है। राज और रीना छत के किनारे की ओर भागे। तभी अचानक शिवम ने नीचे से उन्हें देखा और जोर से चिल्लाया, अरे पीछे हटो, गिर जाओगे। क्या कर रहे हो वहाँ? चाचू, यहाँ बंदर है, जल्दी आओ। शिवम छत की तरफ भागा। तभी राज और रीना ने देखा कि बंदर गायब हो चुका है और छत का दरवाजा खुला हुआ है। दोनों चौंक गए और नीचे भागे। तुम लोग ठीक हो ना? बंदर कहाँ है? बंदर गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, और वो शायद बोल भी रहा था। पागल हो क्या? चलो चलो नीचे चलो, अब ऊपर मत जाना। उसी समय नीलम किचन में काम कर रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे गैस लीक हो रही है। प्रियम, मुझे लगता है गैस लीक हो रही है, बदबू आ रही है। तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, ये इंडक्शन है, गैस सिलेंडर नहीं। अरे हाँ, पर बदबू कहाँ से आ रही है? नीलम को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक किचन में आग लग गई। वो चिल्लाई, प्रियम, जल्दी आओ, किचन में आग लग गई है। प्रियम भागकर किचन में आया, लेकिन वहाँ कोई आग नहीं थी। क्यों प्रैंक कर रही हो यार, तुम भी ना। प्रियम को वो सब मजाक लगा, लेकिन नीलम इस शौक में थी कि ये अचानक क्या हो रहा था। रात हो गई थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। पापा, आज छत पर कुछ अजीब हुआ। वहाँ कोई था, बंदर जैसा, और दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। हाँ, मुझे भी आज कुछ अजीब सा लगा। पहले रसोई में गैस की बदबू आई और फिर ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो। तुम सबको थकावट की वजह से वहम हो रहा है, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये घर वास्तु के हिसाब से नहीं है, शायद इसीलिए इन लोगों को ये सब फील हो रहा है। तुम इतने पढ़े लिखे होकर जाहिलों वाली बातें करते अच्छे नहीं लगते शिवम। चुपचाप खाना खाओ। प्रियम ने जैसे ही पहला निवाला उठाया तो उसकी थाली से अचानक कीड़े निकलने लगे। ये क्या है? मेरे खाने में कीड़े कैसे आ गए? अरे, ये तो मेरी थाली में भी है। मम्मी, मेरी प्लेट में भी कुछ है, मुझे घिन आ रही है। भैया, अब भी आपको लगता है कि ये वास्तु का असर नहीं है? शायद हमारा राशन खराब आया होगा, ये वजह हो सकती है। वास्तु से इसका कोई लेना देना नहीं है। खाना बीच में ही छोड़ दिया गया और सब अपने अपने कमरों में चले गए। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक सीलिंग फैन जोर जोर से हिलने लगा। शिवम बाल बाल बचा और घबराकर कमरे से बाहर भागा। हॉल में आते ही वहाँ टंगा हुआ झूमर उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। कोई मुझे बचाओ! सभी लोग दौड़ते हुए शिवम के पास पहुँचे। शिवम के सिर से खून निकल रहा था और वो दर्द में कराह रहा था। भैया, मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ नेगेटिव है, कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे ये बातें करना बंद करो, पहले डॉक्टर के पास चलो। प्रियम उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर से पट्टी करवा कर लौटा, शिवम ने फिर वही बात शुरू कर दी। भैया, यहाँ वास्तु दोष है, अगर कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। बस बहुत हो गया शिवम,
तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम चाहिए, कोई वास्तु दोष नहीं है। प्रियम, शिवम सही कह रहा है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नीलम, तुम भी शुरू मत हो जाना। सब कुछ ठीक है, मैं इस घर को नहीं छोड़ने वाला। प्रियम ने बात को वहीं खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक राज को उल्टियां होने लगी। राज की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बुरी तरह से कांपने लगा। एक के बाद एक उसने 10 उल्टियां की और उसके बाद वो बेहोशी के हालत में पहुंच गया। मम्मी, पापा, मेरे पेट में कुछ है। प्रियम, प्रियम देखो, इसे क्या हो रहा है? भैया, इसे अस्पताल ले जाओ, वरना ये मर जाएगा। प्रियम, प्रियम जल्दी करो, इसे बचाओ। प्रियम घबराते हुए राज को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागा। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे कुछ भी नहीं हुआ है, ना बुखार, ना कमजोरी, ना ही ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत। ये तो पूरी तरह से ठीक है। पर डॉक्टर साहब, पर अभी कुछ ही देर पहले ये उल्टियां कर रहा था और मरने की हालत में था। लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है, इसे घर लेकर जा सकते हो। प्रियम डॉक्टर की बात सुनकर उलझन में था, लेकिन वो राज को घर वापस ले आया। घर आते ही राज के अंदर बदलाव आ गया और अजीब अजीब तरह से इधर उधर भागने लगा। मुझे पकड़ो, पकड़ो, मैं नहीं बचूंगा। कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। प्रियम, ये क्या होता जा रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे बेटे को? ये क्या हो गया प्रियम? देखो भैया, अब भी समय है, इस घर से निकल जाओ, ये जगह हमें खत्म कर देगी। प्रियम अभी भी शिवम की बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस घर से नहीं जाएगा। उसने शिवम से कहा कि तुम एक तांत्रिक को बुलाओ, शायद वो इस समस्या का हल निकाल सके। शिवम तांत्रिक को बुलाकर ले आया। ये लड़का बहुत गहरी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है, इसे बचा लीजिए बाबा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। राज अचानक बेहोश हो गया। राज, राज, ये क्या हो रहा है? चिंता मत करो, मैंने इसे थोड़े समय के लिए शांत कर दिया है, लेकिन असली समस्या इस घर में है। तभी अचानक रीना अजीब हरकतें करने लगी। उसके हाव भाव बिल्कुल राज जैसे हो गए और वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। मुझे पकड़ो, पकड़ो, मैं नहीं बचूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। रीना भी बेहोश हो गई। प्रियम गुस्से में चिल्लाया, मेरे बच्चों को बेहोश करने के अलावा भी कुछ करो, इस जगह का इलाज करो। ये घर वास्तु दोष से पूरी तरह ग्रस्त है, नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैली हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, बताइए बाबा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि ये घर जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। नीचे वाला हिस्सा ही असली समस्या है, वहाँ से ही ये नकारात्मक ऊर्जा ऊपर तक आ रही है। मैं इसे थोड़े समय के लिए अपने मंत्रों से बांध सकता हूँ, लेकिन तब तक तुम्हें इसे खुदवाकर फिर से बनवाना होगा, वरना ये शक्ति सबको खत्म कर देगी। तो ठीक है, हम तैयार हैं, आप इसे बांध दीजिए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक प्रियम के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो पागलों की तरह हंसने लगा। अब किसकी बारी, किसकी बारी? भैया, आपको क्या हो गया है? अब तेरी बारी, तेरी बारी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर प्रियम ने एक डंडा उठाकर तांत्रिक के सिर पर मार दिया, जिससे वो वहीं मर गया। प्रियम,
प्रियम होश में आओ। भाभी यहाँ से भागिए। वो दोनों भागे, पर प्रियम ने राज पर हमला कर दिया, जिसे देखकर नीलम सुन्न पड़ गई और फिर प्रियम ने बारी बारी सबको मार डाला। अंत में एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। और प्रियम ने अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर अपनी भी जान दे दी। रहस्य। आज की रात फिर धनपुर गांव के ठाकुर रणवीर सिंह की पुरानी हवेली से किसी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज रही थी। खौफजदा गांव वाले अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद किए थर थर कांप रहे थे। सुरभि अपने माता पिता के साथ इस गांव में आई थी। उसे ये सब महज अंधविश्वास लगती थी। वो यहाँ बने अपने दोस्त अर्जुन और विक्रम से इस बारे में अक्सर बातें किया करती थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया करती थी। जब उसके सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन के अचानक गायब होने की खबर आई, तब उसके मन में भी डर के बीज अंकुरित होने लगे। रात का समय था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी और हवाओं में एक अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। सुरभि अपने कमरे में अकेली बैठी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका मन बेचैन था। अर्जुन के गायब होने के बाद से वो भीतर ही भीतर घुट रही थी। तभी खिड़की के बाहर अचानक कोई हलचल हुई। सुरभि की नजर तुरंत उस ओर गई। उसे लगा जैसे कोई छाया तेजी से खिड़की के पास से गुजरी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरा भ्रम है या सच में कुछ है? वो अपने कदमों को रोक नहीं सकी। उसकी उत्सुकता उसे खिड़की तक खींच लाई। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, लेकिन बारिश की बूंदों के साथ अंधेरे में एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवाओं का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये ठंडी हवा, ये एहसास जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। सुरभि ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की पर जोर की खड़खड़ाहट हुई। उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। बिजली चमकी और उसकी आंखों के सामने विक्रम की धुंधली परछाई नजर आई। सुरभि, जल्दी आओ, अर्जुन के बारे में कुछ पता चला है। सुरभि बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागी। विक्रम बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ? अर्जुन कहाँ है? मुझे हवेली के पास कुछ अजीब दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अर्जुन वहाँ है। हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। सुरभि कुछ कहने से पहले ही विक्रम के पीछे चल पड़ी। हवेली की ओर जाते हुए रास्तों में पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ अजीब सी आवाजें कर रहे थे और चमगादड़ उनके ऊपर मंडरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी निगरानी कर रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। हवेली के दरवाजे के पास नीली और हरी मिलती जुलती रोशनी चमक रही थी। हवेली के अंदर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक चीखें। सुरभि ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हवेली के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। विक्रम, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। नहीं सुरभि, अर्जुन यहाँ है। हमें उसे बचाना होगा। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। दोनों ने डरते डरते अंदर कदम रखा। फर्श पर पड़ी धूल से साफ पता चल रहा था कि वहाँ काफी समय से कोई नहीं आया था। सुरभि ने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी से हवेली के अंदर के हिस्से को देखना शुरू किया।
दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। एक पेंटिंग की ओर जब सुरभि की टॉर्च की रोशनी पड़ी तो वो पेंटिंग देखकर चौंक गई। उसमें उसका ही चेहरा था। विक्रम, देखो ये पेंटिंग, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये कैसे संभव है? ये तो पुरानी पेंटिंग्स हैं। जैसे ही दोनों पेंटिंग के पास गए, उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी। खून के फर्श पर गिरते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई जीवित शक्ति उन्हें कंपा रही हो। ये क्या हो रहा है? विक्रम, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। हवेली में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर चारों ओर से कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उनके चारों ओर घूम रही हो। यहाँ से भागना अब मुमकिन नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा, शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। एक पुरानी दीवार के पास पहुंचकर विक्रम ने अचानक एक पत्थर को दबाया, जिससे दीवार का एक हिस्सा खुल गया। उनके सामने एक गुप्त दरवाजा था जो शायद वर्षों से बंद था। देखो सुरभि, देखो सुरभि, यहाँ कुछ और भी है। दोनों बिना समय गवाए दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर अर्जुन जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर हवा में अजीब सी गति हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। ये वही शक्ति है जिसे चंदालिनी की आत्मा ने यहाँ छोड़ा है। हमें अर्जुन को बचाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, कमरे की रोशनी अचानक गुल हो गई। अब वहाँ सिर्फ अंधेरा था। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और हर कोने से परछाइयां तैरने लगी। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गई। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। वो दर्द से कराह रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। मुझे बचाओ, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी, बचाओ। सुरभि ने अर्जुन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा का एक झोंका उठा। सुरभि चीखने लगी और उसकी आंखों में सफेदी छा गई और उसकी आवाज अचानक बदल गई। सुरभि की आवाज अब गंभीर और गूंजती हुई हो गई थी, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो। उसकी आंखों की सफेदी के पीछे किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव साफ नजर आ रहा था। उसने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अब तुम्हारा नहीं है विक्रम, ये शरीर अब हमें सौंप दिया गया है। विक्रम घबराकर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर घोर चिंता थी। उसे सुरभि की ये बदली हुई आवाज सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही लड़की है जिसे वो इतने सालों से जानता था। उसकी आवाज में अब कोई दया भाव नहीं था, बल्कि अजीब तरह की क्रूरता झलक रही थी। सुरभि, तुम क्या कर रही हो? ये तुम नहीं हो सकती। ये कौन है? तुम्हारे अंदर कौन है? हम वो हैं जिन्हें तुम इंसान नहीं समझ सकते। इस हवेली के हर कोने में हमारी आत्माएं भटक रही हैं। ये तुम्हारे अर्जुन को भी ले चुकी हैं और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता सुरभि। तुम्हें इस आत्मा के कब्जे से निकलना होगा। वो तेजी से अर्जुन के पास भागा और उसकी जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंजीरें इतनी मजबूत थी कि उसे लगा जैसे ये किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई हैं। विक्रम के हाथ खून से लथपथ हो गए, लेकिन जंजीरें नहीं टूटी। विक्रम, जल्दी, वो मुझे पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला, जिसे वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता था। उसने चाकू से जंजीरों को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाकू चलाया, हवेली की दीवारों से गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम क्या सोचते हो इंसान?
क्या तुम हमारी शक्ति को खत्म कर सकते हो? ये सिर्फ शुरुआत है। विक्रम ने चारों ओर देखा। हवेली का पूरा माहौल जैसे जीवित हो उठा था। सुरभि, जो अब पूरी तरह से आत्मा के काबू में थी, अचानक जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाने लगी। मैं इसके खिलाफ लड़ नहीं पा रही। विक्रम, मुझे बचाओ। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका मन सुरभि को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन की हालत भी नाजुक थी। अगर मैंने अर्जुन को बचाया तो शायद सुरभि को भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। वो तेजी से कमरे के कोने में रखी एक पुरानी धूल से ढकी किताब की ओर बढ़ा। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने हवेली के बारे में कहा था कि वहां किसी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव है और उसे रोकने के लिए पुरानी तांत्रिक विधियों की जरूरत पड़ेगी। विक्रम ने जल्दी से किताब को खोला और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में कई पुराने मंत्र और तांत्रिक विधि लिखी हुई थी। उसने एक खास मंत्र को देखा जिसमें आत्माओं को काबू में करने का जिक्र था। ये वही मंत्र है जो इन आत्माओं को रोक सकता है। वो जल्दी से उस मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा और भी तेज हो गई और चारों ओर एक भयानक चीख गूंजने लगी। जैसे ही वो मंत्र पूरा हुआ, हवेली में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। सुरभि अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो चुकी थी और वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अर्जुन की जंजीरें खुद ब खुद टूट गई और वो भी ढह गया।